संघर्ष से कभी घबराना मत, क्योंकि ये वो कहानी है जो हमें सफल होकर सभी को सुनानी है। मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दों को आंखों से हटाती है। कभी किसी बात से घबराना मत, क्योंकि ठोकर ही हमें चलना सिखाती है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बबीता प्रधान। आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम धरती धौरारी में। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बड़े ही स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाले हैं। वे करंटली अभी एज अ तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी राजस्थान डेजिग्नेटेड है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री प्रेम राज मीना जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेम सर हमारे इस कार्यक्रम में। आप सभी को, दूरदर्शन के परिवार को और आपके समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसा फील कर रहे हैं आज हमसे जुड़कर सर? आपसे जुड़कर और दूरदर्शन परिवार से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, हमारा भी सौभाग्य है कि आप आज हमारे साथ यहाँ हैं और आपसे बहुत सी बातें हमें, हमारे दर्शकों को आपसे जानने को मिलेगी। प्रेमराज सर, आप बहुत ही मेहनती है, आप में बहुत सा डेडिकेशन है और आपने अपने डेडिकेशन के दम पर ये पद हासिल किया है। तो हम जानना चाहेंगे आपका बचपन कैसे और कहाँ बीता? बचपन के बारे में बताना चाहूँगा तो बचपन वैसे बेसिकली मैं सवाई माधोपुर ज़िले के बोंगली तहसील से बिलोंग करता हूँ। अरे वाह सर। और मेरा जन्म स्थान भी मेरे गांव भैनोली है जी। और बचपन बड़ा प्यारा और बहुत सुंदर गुजरा जी। मेरी जो बचपन की लाइफ है, पूरी पढ़ाई है वो गाँव में ही गुजरी है और मैं क्लास 1 से क्लास 10 तक मेरे गाँव में पढ़ा हूँ। तो वो दौर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी लाइफ थी वो, और उसकी यादें आज भी बहुत आती है और याद करके मन खुश हो जाता है। जी बिल्कुल, ग्रामीण परिवेश से आप हैं और जैसे कि अभी आपने बताया कि किसान फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, आपके फादर किसान हैं। तो ये जो किसान है, किसान भाई है, वो हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सर, जानना चाहेंगे कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपके मेंटोर कौन रहे, किन्होंने आपको ये प्रोत्साहन दिया कि आप इस पद पर जाएँ या पढ़ाई करें? देखिए, जब शुरुआती पढ़ाई स्टार्ट की तब ऐसा मन में था नहीं कि क्या बनना है, कैसे बनेंगे, कब बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे अपने परिवार को और माता पिता को देखा और गांव में रहते, तो गांव में अधिकांश जो काश्तकार किसान आदमी है वो मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का कोई तोड़ नहीं है बिल्कुल भी। और जो प्रेरणा थी पढ़ाई की वो वहीं से मिली है कि अपने माँ बाप, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने भाई बहन सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो खेती का काम हो, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे कोई अन्य काम हो। तो हमें भी मेहनत करनी है, बस रिजल्ट तो ऊपर वाले के ऊपर है, पर मेहनत में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। और उस वहीं से प्रेरणा मिली है। अपना परिवार और फैमिली उन्हें प्रेरणा दी कि भाई आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो, और पढ़ाई नहीं होती है और कहीं और जगह इंटरेस्ट हो तो वो काम करो। मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में था तो मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी और रिजल्ट आज सामने है सबके। जी बिल्कुल। और प्रेमराज सर, आपका ये डेडिकेशन है और पेशेंस है कि आप आज इस मुकाम पे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आपने बहुत सी ऐसी जॉब है जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्हें क्विट किया, और आपका जो मुकाम था कि मुझे इस मुकाम पे जाना है, मुझे ये पद हासिल करना है, वो आपने हासिल करा। तो आज के ज़माने में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पेशेंस खो देते हैं और हम लगातार स्टडी करते हैं, हमें लगता है उसके परिणाम हमें काफ़ी बाद में मिलेंगे, तो हम सोचते हैं कि ठीक है, अगर उससे पहले कुछ चीज़ हासिल होगी तो हम उसको क्विट कर देते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बहुत ही पेशेंसफुली आप आगे बढ़े। तो वो दौर कैसा रहा, ये जानना चाहेंगे कि आज का जो यूथ है वो भी इस चीज़ को अपनाए। मेरा मानना है कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद में कंपटीशन एग्ज़ाम स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले 2008 में ग्रेड 3 में टीचर का एग्ज़ाम दिया था जी। वो मेरा पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। उसमें मैं सेलेक्ट हुआ और मेरी पोस्टिंग हुई थी बाड़ी धौलपुर जी। जब मैं 22 साल का ही था, तब सिलेक्शन होने के बाद में बाड़ी गया, तो फर्स्ट टाइम गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे कर पाऊँगा या कैसे होगा। मेरे परिवार वाले मेरे साथ में थे कि तू अभी तो इतना सा कहीं बाड़ी में कैसे रुक पाएगा, और अभी तो तेरी पढ़ने की उम्र है, यहाँ पढ़ाई भी नहीं होगी। तो मैंने फर्स्ट डे जॉब किया था, उसके बाद में क्विट किया जॉब को। देन नेक्स्ट ईयर 2009 में मेरा ग्रेड 2 में मेरा सिलेक्शन हुआ टीचर में। उसके बाद में 2009 में ही मेरा ग्रेड 1 पॉलिटिकल साइंस में जूनियर लेक्चर बना, और उसी दौरान आरपीएससी के द्वारा RS 2010 वैकेंसी आ चुकी थी, तो मैंने उसका एग्जाम दिया फिर। तो मैंने ग्रेड 1 को भी क्विट किया था, ज्वाइन नहीं किया था मैंने तैयारी की। तो अल्टीमेटली मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम, और तब मेरी पोस्टिंग हुई थी डीग भरतपुर जी। और डीग भरतपुर पोस्टिंग हुई तो वही जो बाड़ी वाली स्थिति थी वही मेरी डीग में हुई। मैं गया फर्स्ट डे, तो जाने के बाद में बस ऐसा लगा कि शायद मैं यहाँ के लिए नहीं था, मैं गलत आ गया। सारी रात सोचा बिचारा, लेकिन अल्टीमेटली सुबह क्विट करके आना पड़ा वहाँ से। और फिर मैंने नेक्स्ट टाइम फिर मैंने तैयारी की
और उसके बाद में मैं तहसीलदार बना और मैं 2016 से इस पद पर वर्तमान में बस्ती जयपुर में कार्यरत हूँ। जी सर, इतनी सारी आपने जॉब क्विट करी, ये चीज़ भी अपने आप में बहुत ही हिम्मत वाली है कि अगर मैं क्विट कर देता हूँ तो आगे क्या पता क्या होगा। तो आपने रिस्क भी अपनी लाइफ में उठाई। 2016 से आप इस पद पर कार्यरत हैं। जानना चाहेंगे आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग कैसे रही, वहाँ जाके आपने कैसा महसूस करा? रिस्क वाली बात है तो रिस्क मैंने उठाया लाइफ में, लेकिन रिस्क में फैमिली का सपोर्ट बहुत था और उस रिस्क के पीछे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट था। फैमिली के बिना वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है जी। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी 2016 में सिकराई दौसा में हुई थी जी। जब मैं ज्वाइन करने गया तो बहुत अच्छा लगा मुझे और सुकून सा मिला कि हाँ अब जो मैंने मेहनत की उसका रिजल्ट मुझे मिला है। मैंने वहाँ जाके ज्वाइन किया और वहाँ का स्टाफ, वहाँ के जो मेरे सीनियर अधिकारी थे, मेरे कलीग्स थे, मेरे जूनियर साथी थे, उन सब के साथ कार्य करके एक परिवार जैसा महसूस हुआ और मैंने लगातार 3 वर्ष तक वहाँ पे सेवाएं दी और बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, आखिरकार जो आप चाहते थे वो आपको मिला। आपने बहुत ही अच्छा फील करा जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत इतनी की थी। RAS के लिए सर जब हम किसी पद पे कार्यरत होते हैं उससे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, तो जानना चाहेंगे ट्रेनिंग का दौर कैसा रहा? क्या कोई याद आपकी ट्रेनिंग से जुड़ी है? हाँ, ट्रेनिंग का दौर तो चाहे RS की हो चाहे किसी और एग्ज़ाम की हो, ट्रेनिंग का दौर तो हमेशा सभी के लिए यादगार रहता है। मेरी जो एक्साइज में पोस्टिंग हुई थी उसकी ट्रेनिंग मेरी OTS उदयपुर हुई थी जी, जिसे हम झीलों की नगरी कहते हैं। वहाँ हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, फतेह सागर झील के ऊपर तो ट्रेनिंग सेंटर था हमारा। तो वहाँ की यादें बहुत ज़बरदस्त थी मेरी। और जब मैं तहसीलदार बना तो मेरी ट्रेनिंग अजमेर हुई थी RRTI में जी। वहाँ बहुत अच्छा समय गुजरा, लगभग 9 महीने की ट्रेनिंग थी हमारी। हमारे सारे साथी बैचमेट से क्लासें लेना, हमारा वहाँ सीखने की, वहाँ एंटरटेन भी खूब था। यादें बहुत है वहाँ की मेरी। स्पेशली अगर मैं याद की बात करूँ वहाँ की तो मेरी याददाश्त है कि मेरा एक बैचमेट है प्रेम सुख डेलू जिसका IPS में सिलेक्शन हुआ था हमारे साथ ट्रेनिंग के दौरान। तो उनकी सिलेक्शन की खुशी में जो पार्टी हुई थी वो बहुत यादगार थी मेरे लिए। वो आज भी मुझे याद आती है पार्टी। हाँ जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जानकर कि आपका जो ट्रेनिंग का दौर है इतना अच्छा रहा और आप इस पद पे हैं। बहुत सी जिम्मेदारियां आपको संभालनी होती है इस पद पे रह के और टाइम हमें कभी कभी खुद को देने के लिए नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके पास एक जिम्मेदारी है जिसे आपको फुलफ़िल करना है। बहुत से लैंड इश्यूज़ भी काफ़ी समय से आप देखते आ रहे हैं, उनको सुलझाते भी होंगे। तो किस तरीके के लैंड इश्यूज़ सर आपके पास में आते हैं और उनको सुलझाने के लिए, लोगों को मदद देने के लिए क्या करते हैं आप? इस जॉब में बेसिकली आपका जो मोस्टली पार्ट है वो टाइम मैनेजमेंट का है। आपने बताया था अगर टाइम मैनेजमेंट है तो आप जॉब बहुत अच्छी तरह कर पाओगे। नौकरी में चैलेंजेस बहुत है, हर पल हर समय आपके पास नया चैलेंज आएगा और उसका पूर्व में आभास आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि उसका 10 मिनट बाद मेरे सामने कौन सी सिचुएशन आ जाएगी मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान और हमारा माहौल ऐसा होता है कि वो हमें मेंटली इतना प्रिपेयर कर देता है कि घबराते नहीं है कभी भी। ठीक है, हमारे टीम है पूरी और टीम काम करती है तो कोई भी ऐसा मुकाम नहीं जो हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। समस्याएं बहुत आती है। मोस्टली तो हम ग्रामीण परिवेश से जो हमारे काश्तकार भाई आए हुए हैं उनके लिए हमारी सर्विस है, लेकिन उसके साथ में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो अतिरिक्त जिम्मेदारी है उसके तहत लॉ एंड ऑर्डर के बहुत इश्यू आते हैं हमारे सामने। कभी रोड जाम हो जाता है, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बारिश ज़्यादा होना, कभी कोई डैम का टूटना, कभी ओले गिर जाते हैं तो फसलें नष्ट हो जाती है। तब किसान भाइयों को किस तरह से हमें सर्वे करना, उनको मदद दिलवाना। आजकल कई स्कीम्स है गवर्नमेंट की जिनमें रोड एक्सीडेंट में कोई अगर हमारा साथी अगर अपना जीवन खो देता है तो उसको भी रिलीफ के प्रावधान है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको रिलीफ तत्काल दी जाए क्योंकि जिस परिवार ने अपना कोई खो दिया तो उसको अपना इतना फर्ज बनता है कि उस स्कीम का लाभ है वो हम उस तक पहुंचा दे, वही हमारे लिए बहुत बड़ा कर्तव्य है। बाकी चैलेंजेज में फेस करते हैं और ट्रेनिंग हमें सब कुछ सिखाती है और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनसे गाइड ले लेते हैं हम। बाकी नौकरी बहुत अच्छी है और पूरा एंजॉय करता हूँ और पूरा आनंद लेता हूँ। बिल्कुल। भारत सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं भी हैं, लैंड रिलेटेड योजनाएं हैं, जैसे जो आम जन है उन्हें कोई तकलीफ ना हो और जो उनके ग्रेवेंसेस है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो आम जन को इनसे कितना फ़ायदा मिला है? योजनाओं के बारे में तो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की बहुत सारी स्कीम्स है। भारत सरकार की एक स्कीम है जो पूरे भारत में चल रही है और वो पिछले 10 साल से चल रही है लगभग, वो है DILRMP, जिसके तहत हमारा जो लैंड रिकॉर्ड है वो डिजिटल फॉर्मेट में किया जा रहा है क्योंकि हमारी ज़मीनों का रिकॉर्ड है वो लगभग 1,000 साल पुराना है और उसको जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो संभालते संभालते अब कई सिचुएशन होते, कहाँ दीमक लग गई, कहीं पानी का बारिश का पानी लग गया, उससे भीग गया रिकॉर्ड वो।
तो उसको आगे लंबे समय तक सेफ रखना बहुत मुश्किल है। तो उस पे भारत सरकार ने ये योजना लाई है कि सारा जो लैंड रिकॉर्ड है वो डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दे जी। वो स्कीम पूरे भारत में चल रही है और राजस्थान में बहुत स्पीडली चल रही है। उसके तहत हमने राजस्थान में अभी तक लगभग सारी तहसीलें ऑनलाइन हो गई, जो जिसे हम सामान्य भाषा में जमाबंदी बोलते हैं। वो जमाबंदी टोटली आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। म्यूटेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन उपलब्ध है जी। इसके साथ ही गिरदावरी है वो भी ऑनलाइन की जा रही है। और नेक्स्ट फेज में तो आदमी घर बैठे ही अपने म्यूटेशन की एप्लीकेशन, सीमा ज्ञान की एप्लीकेशन, आरटीआई की एप्लीकेशन वो सारी घर बैठे एक्सेस कर सकता है। और ये नेक्स्ट फ्यूचर में चल रहा है। और अभी एक रिसेंटली नया काम स्टार्ट किया है सर्वे रिसर्वे का जी। उसमें भारत सरकार ये चाह रही है कि जो प्रत्येक खेत है उस खेत के अक्षांश और देशांतर वो रिकॉर्ड में मेंशन कर दी जाए ऑनलाइन में। तो किसी भी काश्तकार को अपने खेत की बाउंड्री अगर जाननी है तो अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन स्टार्ट करे वो, और जहाँ उसका खेत का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने डिसाइड कर रखा है वहाँ पहुँच जाए, वहीं उसका खेत की बाउंड्री है। तो इससे काफ़ी सारा जो लैंड डिस्प्यूट है वो मेरे हिसाब से लगभग समाप्त हो जाएगा और काश्तकार की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और झगड़े टंटे जो परिवार में रहते हैं, कोर्ट केस के चक्कर में उनके पैसे बर्बाद होते हैं, टाइम बर्बाद होता है, वो सब बचेगा। वो अभी इनिशियल फेज में स्टार्ट हुआ राजस्थान में, पश्चिम में भी स्टार्ट हो गया, उसकी प्रक्रिया चालू और वो हो जाएगा तो बहुत कुछ अचीवमेंट कर लेंगे हम उसके दम पे। जी बिल्कुल, आधुनिकता के इस दौर में बहुत सी चीज़ें, बहुत से जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो ऑनलाइन रख रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट भी ऑनलाइन अब आ चुका है, तो इससे आमजन को फ़ायदा कैसे मिला? कि आपके पास में कोई रिस्पॉन्स आता है? क्योंकि बहुत ही सुविधा हो जाती है, घर बैठे मोबाइल के ज़रिए इंसान जो है अपने कार्य पूरे कर ले रादर देन कि वो ऑफिस में आए। तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स कि आपको सर कभी हासिल हुआ? रेस्पॉन्स का तो ये कि जैसे हम 24 घंटे फील्ड में रहते हैं जी। तो जाते हैं तो रेस्पॉन्स तो पर डे मिलता है हमें, क्योंकि आज पहले एक जमाबंदी की नकल लेने के लिए काश्तकार पटवारी के पास जाता था, पटवारी उसकी हैंड राइटिंग से उसको तैयार करेगा, उसको 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, क्योंकि उसका भी वर्क ऑफ नेचर है वो डिफरेंट टाइप का है। तो 2-3 दिन लगते हैं उसको काश्तकार को जमाबंदी की नकल देने में, जो एक बेसिक चीज़ है बिल्कुल भी। आज काश्तकार को कहीं नहीं जाना, ए मित्र पे जाना है, 10 रुपए का टोकन कटवाना है, अपने गिरदावरी या जमाबंदी लेकर के और अपने काम पे आगे बढ़ना है। और इसका तो बहुत फायदा है, टाइम का फायदा है। काश्तकार अपना टाइम बचा करके अन्य कामों में, आज हमारे काश्तकार के लिए केसीसी की स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, उसके लिए उसको गिरदावरी, जमाबंदी, नक्शा तीनों चाहिए होता है। आज उसको ये तीनों डॉक्यूमेंट लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मित्र पे जाएगा वो और तुरंत तीनों डॉक्यूमेंट प्राप्त करके और अपनी फाइल बैंक से मूव करा देगा। और अब तो उसका जो म्यूटेशन है वो भी ऑनलाइन हो गया। कृषि रहन पोर्टल एक नया राज्य सरकार ने लॉन्च किया लास्ट ईयर पे, तो जो केसीसी का म्यूटेशन है वो ऑनलाइन है टोटली। बैंक से हमारे पटवारी जी के पास आता है और पटवारी जी उसको ऑनलाइन ही अप्रूव करके गिरदावर जी के पास भेजते हैं और गिरदावर जी के पास अप्रूव के ऑनलाइन तहसीलदार जी के पास आता है और तहसीलदार जी उसको जैसे ही अप्रूव करेंगे वो बैंक में ऑटोमेटिक शो हो जाता है और वहीं से उसका लोन सैंक्शन होके और उसके खाते में चला जाता है। तो बहुत बड़ा काम है ये और उस काश्तकार के लिए बहुत कुछ किया सरकार ने और मैं तो इसके लिए जो भी टीम काम कर रही है, जो भी सरकार कर रही है, उसको धन्यवाद देता हूँ कि एक किसान की बहुत बड़ी समस्या थी तो लोन लेने के लिए भी बार बार चक्कर काटता था, जिसका वो ब्याज भी चुकाता है, वो हमने आज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसको दे दी। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा और उसका जीवन को एक अच्छा बनाने में बड़ा योगदान देगी किसान के जीवन के लिए। जी जी बिल्कुल सर। और किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार की एक बहुत ही खूबसूरत कहें योजना है जिन्होंने किसानों की बहुत मदद भी करी है। बहुत से ऐसे एडवर्स केसेस भी किसानों को फेस करने पड़ते थे, वो भी स्कीम के तहत सॉल्व हो रहे हैं। और साथ ही में आपका जो ये ऑनलाइन पोर्टल का जो कार्य चालू हुआ है इससे भी आमजन को बड़ा ही फ़ायदा मिला है। प्रेमराज सर, कोविड के दौरान से हम लोग बहुत ही उस सिचुएशन से निकले हैं और उसको भूल नहीं सकते और आज भी हमें बहुत सी जो सेफ्टी है वो बरतने की आवश्यकता है। तो अगर बात करें उस वक्त की, तो वो वक्त कैसा रहा आपके डिपार्टमेंट के लिए? किस तरीके से आपने आमजन की मदद करी? कोविड का वक्त तो शायद इस सर्विस का एक मेमोरेबल पार्ट कहूँगा मैं, तो उसको बुरा नहीं कहूँगा, मेमोरेबल पार्ट था कि उसमें इतना अपॉर्चुनिटी मिली हमें काम करने की। हाँ जी। कोविड के दौरान मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बस्ती में 3 तो रिको एरिया है और जो कानोता आगरा हाईवे है और जयपुर का जो मोस्टली लेबर क्लास है वो यूपी का या एमपी का या उससे आगे के स्टेटों का है और उनका जो कन्वेंस है वो आगरा वाले हाईवे से है मोस्टली। तो कोविड के दौरान जब लोगों का पलायन जयपुर से स्टार्ट हुआ तो हज़ारों की संख्या में लोग जयपुर से मूव कर रहे थे यूपी के लिए।
जी। तो गवर्नमेंट का भी ये था कि भाई कोई भी आदमी पैदल नहीं चले, उसको उसके घर तक सेफली पहुंचाया जाए, बीमारी से मुक्त रखा जाए उसको। तो हमने शेल्टर होम लगाया था कानोता में। तो कानोता के शेल्टर होम से हम रोजाना हजारों लोगों को बसों में बिठा करके उनके घर तक पहुंचाते थे जी। उस दौरान उनका इतना ख्याल रखा हमने कि उनको खाना भी खिलाते थे। और वो वक्त ऐसा था कि जब कोई आदमी अपने घर से बाहर अपने बच्चों को भी खाना नहीं दे रहा था। वो वक्त ऐसा था। उस वक्त हमने हजारों लोगों को, उनके वो साथ बच्चे भी थे, उन बच्चों के लिए दूध की भी व्यवस्था करनी, उनके लिए बिस्किट भी व्यवस्था करनी, और उनको सेफली राजस्थान सरकार ने रोडवेज उपलब्ध करवाई थी, उसके माध्यम से हमने पहुंचाया। हाँ, उस वक्त डर बहुत लगता था। हमने दिन रात मेहनत की। मैं लगभग रात के 12-12, 1-1 बजे तक काम करते थे वहाँ पे, और पूरी टीम ने काम किया उस वक्त। लेकिन वो दौर बहुत अच्छा था। आज भी ऐसा रिलैक्स फील होता है कि हाँ, हमने कुछ किया है लाइफ में, कि इस जिंदगी में आए हैं तो उन लोगों के लिए। और उसका रेस्पॉन्स, आपने पहले भी चीज़ों का रेस्पॉन्स के बारे में पूछा, उसका रेस्पॉन्स हमें तुरंत ही मिलता था जी। जिन लोगों को हमने बसों में बिठाकर उनके घर पहुंचाया, तो वो लोग ये मान लो कि इतना आशीर्वाद देकर जाते थे कि शायद भगवान भी उसके आगे नतमस्तक हो जाए कि ये आदमी क्या। वो इतने हाथ जोड़ करके, कई आदमी तुम्हारे पैरों में लेट कर जाते थे कि आपका भला करे भगवान के हमको यहाँ पहुंचाया। हमने ट्रेन के माध्यम से भी कई स्पेशल ट्रेनें ऑर्गेनाइज की गई थी सरकार के माध्यम से, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के। तो हमने लगभग 5-5 हजार आदमी एक साथ ट्रेन में बिठा करके यूपी, वेस्ट बंगाल यहाँ पहुंचाए थे हमने। तो वो आदमी जब ट्रेन में बैठते थे तो मतलब उनकी आंखों में आंसू थे, हमारे प्रति आंसू बहते थे कि हमने सोचा नहीं था कि हमें फ्री में, वो भी फ्री टिकट, और ट्रेन में आप बिठा के जा रहे हो हमें, और हमारे मोबाइल नंबर तक लेके जा रहे हो, कोई समस्या हो तो आप बता देना हमें। तो मतलब वो दौर तो ऐसा था कि बस कह नहीं सकते ज़्यादा कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमराज सर, जो राजस्थान सरकार है, कहीं की भारत सरकार है, उन सभी की जो अलग अलग योजनाएं आती है, उन सभी का कर्तव्य यही होता है कि वो आम जन की जो कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे, उन्हें कोई तकलीफ ना आए, किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। और आपने, आपके डिपार्टमेंट ने भी बहुत ही उम्दा काम करे हैं। कोविड के टाइम में आपने जो आम जन है उनके दिल से कनेक्ट होके आपने काम करे हैं, तो ये बहुत ही सराहने वाली बात है। प्रेमराज सर, बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, क्रॉप रिलेटेड इश्यूज़, उनके लोन रिलेटेड इश्यूज़, लैंड रिलेटेड इश्यूज़, और वो आपके पास में आते हैं इन समस्याओं का समाधान लेकर। तो आप किस तरीके से उनकी मदद कर पाते हैं? क्या कोई पर्सनल कनेक्ट रहता है उनसे आपका? मेरा ऐसा मानना है इस नौकरी में कि आपका कनेक्शन आप हर वक्त उपलब्ध रहने चाहिए उस काश्तकार के लिए। उपलब्ध का मतलब आप फिजिकली नहीं रहो, तो आज एक मोबाइल ऐसा एप्लीकेशन हमारे पास में, उस काश्तकार के पास में भी है, कि आप जितना भी कॉल आए किसी भी काश्तकार का, आप कॉल अटेंड कर लो। आधी समस्या आप कॉल अटेंड करने से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि एक तहसीलदार ही कार्य नहीं करता, उसकी पूरी टीम काम करती है नीचे। बस आपके पास मैसेज आ गया कहीं से, आपने मैसेज अपनी जो मशीनरी है नीचे जो काम कर रही है वहाँ तक डिलीवर करके उसको बता दिया काम में से करना, तो आधी समस्या वहाँ खत्म हो जाएगी। जी। किसानों का है कि एक लोन की समस्या, वो मैंने आपको बता दी कि सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें हम लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। जी। इसके अलावा पेंशन की योजनाएं हैं, जो हमारे विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विशेष योग्यजन पेंशन है, पालनहार पेंशन है। ये सारी पेंशन की योजनाएं हैं जो वो काश्तकार समझ भी नहीं पाता, लेकिन वो पूरी टीम उसमें एक ही डिपार्टमेंट काम नहीं करता, सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। साथ ही ज़मीन से रिलेटेड कोई इश्यू होता है, क्योंकि काश्तकारों को जैसे पाला पड़ गया, ज़्यादा बारिश हो गई, बारिश कम हुई, ओले गिर गए, ये प्राकृतिक आपदाएं जो हमेशा कभी न कभी घटित होती रहती है, और उसका खामियाजा हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। हमारा उस वक्त बहुत फास्ट वर्क होता है, सरकार के भी डायरेक्शन होते हैं, तत्काल सर्वे किया जाए, और सर्वे के मुताबिक जिन जिन हमारे काश्तकार अफेक्टेड है, जिनके नुकसान हुआ है, उन काश्तकारों को मुआवजा दिया जाए। और आज तो उस मुआवजे की प्रोसेस भी ऑनलाइन है पूरी। एक नया पोर्टल सरकार ने चलाया, DMIS पोर्टल है, उसके थ्रू ही हम सारे डाटा ऑनलाइन फिल करते हैं। उस किसान भाई की डिटेल, उसकी ज़मीन की डिटेल, उसकी बैंक डिटेल, अकाउंट नंबर वगैरह सब, और उसका सारा मुआवजे का प्रोसेस भी ऑनलाइन है। तो हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम टाइम में उसको मैक्सिमम जो राहत है वो दिलवा सके, और पूरी टीम काम करती है, और हम सफलताएं प्राप्त करते हैं उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमराज सर, बहुत ही अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। साथ ही में एज अ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आप हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है कि उन्हें हर तरीके के जो इश्यूज़ हैं वो हैंडल करने पड़ते हैं। तो इतने सारे चैलेंजेस सर कैसे हैंडल कर पाते हैं? हाँ, इस जॉब में जो एक कॉमन वर्क तो है ही हमारे डिपार्टमेंट का, साथ में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला है वो एक एडिशनल वर्क है। बिल्कुल। और उसमें लॉ एंड ऑर्डर की जो भी परिस्थितियां होती है वो हमें हैंडल करनी पड़ती है। कभी रोड जाम हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया,
आग लग गई, ज़्यादा बारिश आ गई, तूफान आ गया, कई बार डैम टूट जाते हैं, उसकी वजह से बहाव क्षेत्र में कई लोग अफेक्टेड होते हैं। जैसे मैं सिकराई पोस्टेड था तो मेरे कार्यकाल के दौरान वहाँ गुर्जर आरक्षण आंदोलन के भी 2-3 बार इश्यू आए थे, तो हाईवे जाम कर दिया गया था, तो वहाँ पे भी आपको कनेक्ट होना है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी सिचुएशन को कनेक्ट करने के लिए आपका जो वर्किंग स्टाइल और नेचर है वो काम करता है ज़्यादा। अगर आपका वर्किंग ठीक है तो आप वहाँ के लोगों से पर्सनली कनेक्टेड हो, और अगर पर्सनली कनेक्टेड हो तो आप आराम से सिचुएशन को हैंडल भी कर लोगे, उनकी समस्या का समाधान भी करवा दोगे, और जो एक बहुत बड़ा उपद्रव या विवाद हो सकता है उस क्षेत्र में उसको शांत भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने सिकराई रहते हुए ये किया था। जो सिचुएशन थी उसमें हजारों की संख्या में लोग रोड पे बैठे हुए हैं, उन्होंने हाईवे जाम कर दिया, उन्होंने टोल प्लाजा जाम कर दिया। लोगों की हिम्मत नहीं होती कि नहीं उनके बीच जाएंगे कैसे, हम बात करेंगे तो कहीं हमारा डैमेज नहीं कर दे, हमें नुकसान नहीं पहुंचा दे। लेकिन ठीक है, हमने काम किया था उनके लिए, पहले जो भी आते थे उनके लिए काम करते थे, तो उनके मन में हमारे प्रति था कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ये हमारे लिए काम करते हैं और ये सरकार के प्रतिनिधि है और वार्ता करेंगे तो कोई न कोई समाधान निकलेगा। हम जाते थे उनसे बेशक बात करते थे, बैठ के आराम से उनकी बात सरकार तक पहुंचाते थे, सरकार का जो मैसेज था वो हम उन तक पहुंचाते थे। आखिरकार बात बनती भी थी और समाधान भी होता था। काफ़ी अच्छा लगता है वो। बिल्कुल जी बिल्कुल प्रेमराज सर, करेक्ट ब्यूरोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस ही एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है सिविल सर्विसेज के अंदर, और वो आप बखूबी निभा भी रहे हैं। ऐसा कोई पार्ट आपकी लाइफ में आया हो जब आपने ये सोचा हो कि ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, मुझे इसमें किसी की मदद लेनी चाहिए, या आप बहुत ही कंफ्यूज हो गए हो और उस चैलेंज को आपने पार करा हो और फिर बहुत अच्छा लगा हो? ऐसा कोई किस्सा अगर आप सुनाना चाहें तो। किस्सा तो ऐसा बेसिकली कोई ऐसा नहीं है, पर मैं बताना चाहूँगा किस्सा वही है जहाँ मैं सिकराई पोस्टेड था जी। उस वक्त दो सिचुएशन वहाँ बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। एक तो जो रिजर्वेशन मूवमेंट था, गुर्जर आंदोलन था उसका, और दूसरा वहाँ पे जो सरकारी जमीन पे एनक्रोचमेंट का है। तो कुछ एनक्रोचमेंट के ऐसे प्रकरण जो हमारे हाई कोर्ट में लंबित थे, और उस पर हमें डायरेक्शन मिल गया हाई कोर्ट के कि आपको 100 बीघा जमीन है उस गांव में खाली करवानी है, और उस जमीन पे पूरी पे फसल खड़ी हुई है, लगभग 100-150 परिवार पल रहे हैं उस जमीन के ऊपर पैदा करके। अब हमारे सामने एक तरफ कोर्ट का डायरेक्शन था कि हमें रिमूव करके रिपोर्ट देनी है, दूसरा उन काश्तकारों के परिवार का ध्यान रखना है कि आखिरकार अगर ठीक है जमीन सरकारी है पर उनका अन्न तो वहीं से पैदा हो रहा है, उनका परिवार पल रहा है। वो बहुत टफ सिचुएशन था। ठीक है, उस वक्त हम ऐसे सिचुएशन में उन काश्तकार से कनेक्ट होते हैं, और हमारे जो उच्चाधिकारी होते हैं उनसे भी गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि उच्चाधिकारी बड़ी समस्या होती है तो समाधान वही देते हैं हमें। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे उच्चाधिकारी डायरेक्शन भी देते हैं और हमें साथ भी देते हैं, और ऐसे प्रकरणों में हमने उनका साथ लिया और हमने उसको पूरा किया। तो सिचुएशन आते हैं पर पूरी टीम और उच्चाधिकारी और वो ग्रामीण जिनके लिए हम पहले से काम कर रहे हैं वो मिल जाते हैं, फिर काम हो जाता है। जी बिल्कुल प्रेमराज सर, चैलेंजेस को तो आपने अपनी शुरुआती दौर से ही हैंडल करा है और आज आप इस मुकाम पे हैं। तो ये तो बात हो रही है कि जो आप सेवाएं हम आम जन को देते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, ऐसा क्या है जो आप आम जन से भी कहना चाहेंगे कि वो आपके कार्य को समझे, या कोई ऐसी बात जो कभी आपके दिल में हो आप सभी से शेयर करना चाहें, क्योंकि अभी हम बहुत से लोगों से जुड़े हुए हैं, जल्दी से आपकी बातों को समझा भी जाएगा। मेरा एक दो चीज़ें हैं जो इस जॉब में आने के बाद सीखी है मैंने, और जो आम काश्तकार को पता नहीं होती। आम काश्तकार का कोई काम होता है तो वो चक्कर लगाता रहता है, कभी उसके पास जिससे काम नहीं हो पाता। मैं तो उन काश्तकारों को, सभी साथियों को यही कहना चाहूँगा, अगर कभी भी कहीं पे भी किसी भी विभाग में आपका काम नहीं हो रहा है तो आप उस ऑफिस के जो अधिकारी बैठता है उससे आकर सीधा मिले। उनसे आप मिल नहीं सकते हो तो आप फ़ोन कर सकते हो, फ़ोन नंबर आजकल हर जगह उपलब्ध है, आपके कोई पड़ोसी साथी कोई भी दे देगा। या ऑफिस में भी हर जगह लिखे रहते हैं। कोई भी समस्या हो, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बाहर वाले लोग उनको कई तरह के मिसगाइड करते रहते हैं या कई तरह के अन्य चीज़ों में फंसाए रखते हैं। तो काम नहीं हो तो सीधा किसी भी अधिकारी से, अधिकारी सब हम उनमें से ही हैं, उसी परिवार से हम निकले हैं, सारे अधिकारी भी एक परिवार से आते हैं, उसके माँ बाप भाई बहन बाल बच्चे होते हैं, तो सब समझते हैं। तो मेरा तो एक ही संदेश है कि कभी भी कोई परेशानी हो और आपको दिक्कत आ रही है तो आप सीधा उस डिपार्टमेंट के अधिकारी से सीधी बात करनी चाहिए, आपका 100% समाधान होगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी आपने बात कही है और बहुत ही कनेक्टिंग आपने बात कही है कि किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो सीधे जो डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं तो उनके पास आके बात करें। और जाहिर है कि आप बहुत ही अच्छे गुड गवर्नेंस से भी हैं प्रेमराज सर, तो आप ज़रूर उनकी हेल्प भी दिल से करते होंगे। प्रेमराज सर, एक स्टूडेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी इस दौर से काफ़ी निकली हूँ और बहुत से स्टूडेंट्स भी निकलते हैं।
एक स्टूडेंट को अपना टाइम टेबल किस तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि आप 2016 RAS बैच से निकले हुए हैं, तो किस तरीके से वो प्रीलिम्स की तैयारियां करें, मेंस की तैयारियां करें, इंटरव्यू तक पहुंचे, तो एक करेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए? इस बारे में कोई फॉर्मूला फिट नहीं होता, क्योंकि मेरे को भी जब मैं तैयारी करता था तो मेरे सर या मेरे सीनियर, मेरे साथी या मेरे जूनियर, अब मेरा तो मैं बता दूं कि मेरा टाइम टेबल कुछ था ही नहीं पढ़ने का जी। और मेरा रात में पढ़ाई होती नहीं थी, मेरे से मैं दिन में ही पढ़ता था। और हम एक ह्यूमन बीइंग है और हम जानते हैं कि हर इंसान की इस धरती पे जितने भी इंसान है उसका IQ लेवल, उसका सोचने की क्षमता, उसकी याद करने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, ईच एंड एवरी पर्सन की। तो हम किसी भी व्यक्ति पे अपना फॉर्मूला फिट नहीं कर सकते। हाँ, इतना है कि आपको टाइम टेबल वही सूट करना है, आपके सामने आपका सिलेबस पड़ा हुआ है, कितना सिलेबस है, आपके पास टाइम है कि मेरा प्रीलिम्स कब है, मेरा मेंस कब है, मेरा इंटरव्यू कब है। अब ये आपको मैनेज करना है कि आपको उस समय में उस सिलेबस को कैसे पूरा करोगे, क्योंकि हर आदमी का फॉर्मूला अलग होता है। मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं एक दिन में हो सकता है एक टॉपिक पूरा याद कर लूँ, किसी की कैपेसिटी होती है कि एक दिन में 10 टॉपिक याद कर ले वो। तो टाइम टेबल खुद को बनाना चाहिए, किसी दूसरे के टाइम टेबल पे अपन को नहीं चलना चाहिए। और सक्सेस होने के लिए कई सारे मंत्र होते हैं, पर टाइम टेबल की जो आपने बात कही है, मेरा तो ऐसा मानना है कि टाइम टेबल खुद को बनाना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस सामने है, आपके पास आपका टाइम सामने है और आप कितने घंटे पढ़ सकते हो उसकी कैपेसिटी आपको ही पता है, आपके बारे में दूसरे को पता हो ही नहीं सकती। तो आप खुद ही बनाए टाइम टेबल। और सफलता के लिए तो मेरा ये मानना है कि हार्ड वर्क करो और आप गाइडेंस लो, क्योंकि बिना गाइडेंस के मैंने भी दौर देखा कि मैं बिना गाइडेंस के 5 साल तक ये सर्विस के एग्जाम दी, उसके एग्जाम दी। हो सकता है मैं शुरुआती दौर में अगर RS का एग्जाम देता तो 100% में सेलेक्ट हो जाता जी। तो, लेकिन गाइडेंस नहीं था। तो गाइडेंस नहीं होने की वजह से हमने पहले और जॉब चुनी, उसके बाद में फिर अल्टीमेटली यहाँ पहुंचे। तो गाइडेंस वो अपने सीनियर भी हो सकते हैं, अपने परिवार में भी हो सकते हैं, अपने गुरुजन भी हो सकते हैं, अपने कोई साथी भी हो सकते हैं। गाइडेंस और टाइम टेबल लेकर आगे बढ़े तो मेरा मानना सफलता मिल ही जाती है। जी बिल्कुल, जाहिर है हमारे दर्शकों ने ये देखा होगा और जो स्टूडेंट दर्शक है वो आपके इस सक्सेस मंत्रा को फॉलो भी करेंगे, और साथ ही में जो आपने पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी बना के रखी ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर, ये तो बात चल रही है आपके प्रोफेशन की, अगर बात करें कुछ पर्सनल लाइफ की, तो किस तरीके से इतना सब मैनेज कर पाते हैं? अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए क्या करते हैं? जॉब में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जॉब का नेचर ऐसा है कि हर वक्त आपके पास नया नया काम आता है जी। अब उसके साथ आपको जॉब तो करना ही करना है, आपको पारिवारिक जिम्मेदारियां, घर की, परिवार की, समाज की, आप वो भी निभानी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं निभा पाएंगे तो हम जीवन में अपने आप को सफल नहीं कह सकते, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप टाइम पे आप अपना मैनेजमेंट ठीक रखोगे, आपने टाइम मैनेजमेंट की बात कही है, हर काम के लिए आपको आपका शेड्यूल बनाना होता है। जैसे मेरा तो मैं व्यक्तिगत बताऊं, मैं पर डे मेरा मॉर्निंग से शेड्यूल फिक्स करता हूं कि आज मुझे सुबह उठ करके पहले तो ये काम करना है, ऑफिस का काम मुझे इस टाइम में निपटाना है, पारिवारिक जिम्मेदारियां वो इस टाइम पे निपटानी है, कोई सामाजिक जिम्मेदारी हो, किसी दोस्त के, किसी मिलने वाले के, किसी सीनियर साथी के घर पे जाना, कोई प्रोग्राम में जाना, तो उसका टाइम मुझे इस तरह से मैनेजमेंट करना है जी। अगर टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आप आपकी प्रोफेशन को भी आप अच्छी तरह कर पाओगे और पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां वो भी अच्छी तरह निभा पाओगे, क्योंकि बिना परिवार और समाज के हमारा अस्तित्व नहीं है। चाहे हम किसी भी जॉब में हो, किसी बड़ी पोस्ट पे हो, छोटी पोस्ट पे हो, आखिरकार हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते अपनी ड्यूटी बनती है कि हम सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, जो हमारे तीज त्योहार है, फेस्टिवल्स है, वो सब भी सेलिब्रेट करें, ताकि हमारी लाइफ भी खुश रहे, समाज भी खुश रहे। और हम खुश रहेंगे तो हम हमारे साथ जो जिम्मेदारियां हैं, एक तहसील की जिम्मेदारी होती है, एक DM के पास जिले की जिम्मेदारी होती है, अगर वो खुश रहेगा तो उसके पूरे जिले के लोगों को खुश रख पाएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात कही है सर आपने कि वर्क लाइफ बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट करना, किसी भी प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेमराज सर, एक बहुत ही हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आज से ही नहीं, काफ़ी समय से चलता आ रहा है कि हम हमारे रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो उनका फ़ायदा उठा सके, उनके साथ उनको एंजॉय कर सके, क्योंकि गांधी जी ने कहा है जो रिसोर्सेज है ये अवेलेबल है अपनी नीड के लिए, अपनी ग्रीड के लिए नहीं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, धरती से जुड़े हुए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कोई किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड का मुद्दा है, ये ग्लोबल इश्यू है। और गांधी जी ने जो कहा था कि भाई हमारे पास प्रत्येक जो इंसान है उसकी जरूरतें पूरा करने के लिए सब कुछ है, लालच की पूर्ति के लिए नहीं है। अर्थात हम किसी का पेट तो भर सकते हैं पर किसी की पेटी नहीं भर सकते, ये कहा था आई थिंक उन्होंने।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, मैं तो एक ग्रामीण परिवेश से किसान फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम तो पर डे उस दौर से गुजरते हैं। आज एक किसान है वो बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज हम हमारे रिसोर्सेज हैं उनका इतना यूज कर रहे हैं, इतना दोहन कर रहे हैं कि हमारी फ्यूचर पीढ़ी क्या, हम शायद इस पीढ़ी को भी उसकी कमी महसूस होने लग जाएगी। तो मेरा तो मैसेज इस यूथ को यही है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इश्यू, जो कोप समिट होता है वो, G20 समिट हो वो, UNO के कॉन्फ्रेंस हो वो, हर जगह आज इसकी चर्चा होती है। आज ही हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि हमारा जो उत्तराखंड है वो बर्फबारी के लिए तरस रहा है। बिल्कुल। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग दोनों जॉइंट इश्यू है। तो उसके लिए तो हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कोई एक व्यक्ति, कोई एक सरकार, कोई एक अधिकारी या कोई एक एरिया विशेष, कोई एक देश विशेष उस पर काम करेगा। जब सब लोग उसका बीड़ा उठाएंगे तब जाके उसको हम सफलता हासिल कर पाएंगे। और वो उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ को आगे जिंदा रखने के लिए मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि लाइफ के भी इतने चैलेंज शायद आगे आगामी 10 साल या 20 साल में आएंगे कि हमको अपने आप को भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। जी बिल्कुल। तो सभी को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और जो इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस होते हैं, अभी G20 समिट हमारा जो शेरपा समिट है उदयपुर में हो रहा है, जहाँ पर उसका एजेंडा तैयार हो रहा है, वहाँ भी मेनली इशू हमारी गवर्नमेंट है उसका शायद लोगो भी वन नेशन, वन फ्यूचर, वन फैमिली, ऐसा कुछ दिया है। तो आज हम पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली मानेंगे, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से पूरी दुनिया एक फैमिली है, और उस फैमिली में सभी लोग मिलके काम करेंगे। हम पहले परिवार में मिलके काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। वर्ल्ड लेवल पे भी हम फैमिली एक, और उस पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मेंबर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, और छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे अड़ोस पड़ोस में हम कितना प्लास्टिक यूज करते हैं, आज हद से भी ज़्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा उस पर रोक लगा दें, किसान के बारे में हम कहेंगे कि भाई इतना केमिकल यूज करता है वो, आज रासायनिक खाद, DAP, यूरिया जो हम देसी भाषा में बोलते हैं, कि आज हर बार खेत कट्टे खेतों में डालता है। उससे आखिरकार हो क्या रहा है, वो क्रॉप खराब हो रही है। क्रॉप खराब हो रही है तो उसको हम फूड के रूप में हम यूज ले रहे हैं, और अल्टीमेटली हमारा शरीर खराब हो रहा है। तो एक कॉमन जिम्मेदारी है, सबको मिलकर उठानी होगी। और एक देश के लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है बातें भी। हाँ ठीक है, हम सफलता भी हासिल करेंगे। हम एजेंडा भी तय करते हैं, देश भाई 2030 तक, 47 तक हमारा कार्बन उत्सर्जन इतना कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे। चल रही है चीज़ें, पर मेरा मानना सबको उसमें अपना योगदान देना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि वो कहते हैं निज पर शासन फिर अनुशासन। तो बातें करो लेकिन आप अपने आप को सुधार लो, बस बहुत है। दुनिया को सुधारना, दुनिया पर आप सुधर जाएगी, आप सुधर जाओगे तो खुद से शुरुआत करो, बाकी शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने बात कही है प्रेमराज सर। और ये हमें समझने वाली भी बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आज हम कार्य करेंगे तब जाके हमारे जो रिसोर्सेज है वो बच पाएंगे। क्योंकि हम भी आम दुनिया में ये सब चीज़ें सुनते रहते हैं। हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं पहले गोभी इस तरीके से आया करती थी, पहले केले ऐसे आया करते थे, पहले एप्पल का टेस्ट ही अलग हुआ करता था। तो वो चीज़ आज हम नहीं टेस्ट कर पाते। तो आज जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए इस तरीके से रखा जाए कि वो इन सबको एंजॉय कर सके। बहुत ट्रू बात सर आपने कही है। तो प्रेमराज सर, जाते जाते कोई अच्छा सा यूथ मैसेज आप प्लीज़ दीजिए, जो सक्सेस मंत्र यूथ को बताएं कि वो आपकी जो जीवन है उसको भी फॉलो करें, और किस तरीके से क्या करें कि वो अपने जीवन में सफल होए। मेरा यूथ को मैसेज यही है कि जिस भी काम को करो, काम पढ़ाई का ही नहीं होता, बहुत काम होते हैं। एक इंसान में बहुत सारे हुनर होते हैं, उसके पास इतने सारे आर्ट्स होते हैं कि वो कोई पेंटिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई अपने एनवायरनमेंट के बारे में, कहीं हमारे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं हम, वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं हम, शांति का पुजारी हम कहते हैं किसी को हम संविधान का निर्माता कहते हैं। तो हर आदमी का आर्ट अलग अलग है, और हर आदमी को अपना जो आर्ट है उस पर काम करना चाहिए। किसी के दबाव में नहीं कि नहीं मुझे तो पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, मेरी जॉब नहीं लगेगी तो मैं तो पता नहीं क्या कर पाऊंगा। क्योंकि पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता, और नौकरी लगने से सब कुछ नहीं होता। आपको योगदान हर क्षेत्र में देना है, और जो भी काम करे मन लगाकर करे, पूरी मेहनत करे उसमें। और जहाँ भी उसमें समस्या आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर समस्या आएगी तो आपका परिवार है, आपके अड़ोस पड़ोसी है, आपके साथी है, आपके सीनियर्स होंगे पढ़ाई में या अदर जॉब में, उनसे आप मार्गदर्शन लें और मार्गदर्शन के अनुसार सही रास्ते पर चलें। क्योंकि वो इंसान के बारे में कहते हैं कि एक शेर, मुझे छोटा सा 2 लाइन का याद आ रहा है कि मैं तो बन फूल भला, मेरा कैसा खिलना कैसा मुरझाना, मैं तो उनमें से हूँ जिनका जैसा आना वैसा जाना। तो हम दुनिया में कोई भी कितना बड़ा से छोटा आदमी, उसके आने की और जाने की प्रक्रिया सेम है। वो बीच का एक गेम है जो खेलता है, वो
उस गेम को आप कैसे खेलोगे ये आपके ऊपर है। बस उसको खिलाने के लिए आपके पास सब कुछ है, परिवार है, इतनी दुनिया है, इतना प्लेटफॉर्म ऑनलाइन में पड़े हुए, आपको अच्छी चीज़ ग्रहण करनी है, उसके अनुसार आगे बढ़ना है आपको। बहुत ही अच्छा लगा आपसे जुड़कर प्रेमराज सर, और बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई, स्टूडेंट गाइडेंस दिया, किसानों के लिए बात बताई, आम जन को क्या करना चाहिए वो बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। थैंक यू। आप सबको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज हम जुड़े हैं प्रेमराज मीना जी के साथ में, जिन्होंने हमें बहुत सी बातें बताई, जिन्होंने स्टूडेंट्स को खास करके ये मैसेज दिया कि वो केवल पढ़ाई ही नहीं, अगर किसी और फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो आगे बढ़े, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी महत्व बताया, कार्बन क्रेडिट का भी महत्व बताया। तो दोस्तों, दर्शकों, आप सभी इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और आगे बढ़े अपने जीवन के अंदर। तो आज के लिए इजाज़त लेते हैं, अगले कार्यक्रम में फिर से एक नई और उम्दा पर्सनालिटी के साथ में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए बबीता प्रधान को। देखते रहिए दूरदर्शन राजस्थान। नमस्कार।